आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 के हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र हमारे पास पहुंच गया है और हिंदी व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैतुरावा के द्वारा हमने इसको हल करवा लिया गया है व्याख्याता के द्वारा। और मैं अब आपको इसका उत्तर बताने वाला हूं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाया गया है। और अपने अन्य साथियों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए ताकि अगले नोटिफिकेशन की आपके पास सूचना पहुंच जाए। पढ़ना शुरू करें। परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर अपने नामांक लिखें, यानी रोल नंबर लिखो। आप ये 2 कॉलम दे रखा है ऊपर। दूसरा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक सामने अंकित है। किसी प्रश्न के 1 से अधिक भाग हो तो वो एक साथ आप लिख दें। ये बात आपकी समझ में है। खंड ए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है और खंड ए में क्या दे रखा है, निम्न में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, हामिद ने मेले से चिमटा कितने रुपए में खरीदा? 3 रुपये, 3 पैसे, 5 रुपये, 5 पैसे में। तो उसने 3 पैसे में खरीदा। कितने पैसे में खरीदा उसने? 3 पैसे में खरीदा। प्रश्न नंबर 2, घर वालों के खाना खाने के बाद सिद्धेश्वरी के लिए कितनी रोटियां बची थी? 4, 3, 2, 1। तो 1 बची थी। तीसरा, सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला अपने दोस्त से कितने समय बाद मिला? 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद या 5 साल बाद? तो वो मिला था 5 साल बाद। द उत्तर हो गया आपका। प्रश्न नंबर 4, गूंगे अध्याय में आदमी के गुलाम होने का क्या कारण बताया गया है? पेट की आग, गरीबी, व्यवस्था, अशिक्षा। तो इसमें पेट की आग का मतलब यहाँ पर भूख है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर देखो क्या कह रहा है। कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि है? कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि है? निर्गुण, सगुण, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो वो निर्गुण के हैं। तो ए उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 6, सूरदास का सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत, सुजान रसखान, सूरसागर, सूर्यप्रकाश। तो वो है आपका सूरसागर। सातवां देखो, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हामिद के पिता की मौत रेगिस्तान से हुई थी। सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के का नाम रेगिस्तान था। टॉर्च बेचने वाले अध्याय के लेखक। तो देखो, हामिद के पिता की मौत किससे हुई थी? तो हामिद के पिता की मौत हैजा नामक बीमारी से हुई थी। खैर, सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के का नाम मोहन था। सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के का नाम रेगिस्तान में क्या लिख दो? मोहन। गए, टॉर्च बेचने वाले अध्याय का लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। गए में क्या कर दो? हरिशंकर परसाई। तो पहले रेगिस्तान में हो गया आपका हैजे बीमारी से, दूसरे के अंदर हो गया मोहन, तीसरे में हो गया हरिशंकर परसाई। आगे देखो, प्रश्न नंबर घ आपके सामने आ गया है। हमारे घर को जब अजायब घर का नाम मिल गया, हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया, ये कहा था किसने? कहा था चमेली ने कहा था। चमेली ने क्या कहा था कि हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया, क्योंकि तरह तरह के जीव है। जब सावित्री 6-7 साल की उम्र की थी तब वो अकेली ही चली जाती थी। कहाँ चली जाती थी? वो हाट बाजार चली जाती थी। जब सावित्री 6-7 साल की उम्र की थी तब अकेली ही हाट बाजार चली जाती थी। कबीर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। आगे देखो, 8वां, सत्य असत्य कथन को जानना। हाथ से खाना फेंके जाने पर लाट साहब ने सावित्री को एक तस्वीर दी थी। ये बात सत्य है या असत्य है? तो ये बात आपकी क्या है? असत्य है, क्योंकि ये पुस्तक दी थी। यानी हाथ से खाना फेंके जाने पर लाट साहब ने सावित्री को एक पुस्तक दी थी। खैर, लेखक को जानकी के मरने की सूचना उसके पड़ोसी ने दी। बिल्कुल नहीं दी, ये बात भी असत्य है। उसके नौकर ने यह सूचना दी थी। रीतिकालीन कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। रीतिकालीन कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था, ये बात बिल्कुल भी सत्य है। रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये बात असत्य है, क्योंकि स्वच्छ सुघर सब इसमें से वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार है। अरे देखो, महादेवी वर्मा द्वारा संपादित पत्रिका का नाम चांद है, ये बात सत्य है। नागार्जुन ने अपने काव्यों में संस्कृतनिष्ठ प्रसाद गुण युक्त भाषा का प्रयोग किया है, बिल्कुल इनकी बात भी सत्य है। तो आपका ग, अड़ और च सत्य हो गया, बाकी क, ख और घ वो असत्य हो गया। प्रश्न 9 देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 10-15 शब्दों में दीजिए। लाल के घर
को पुलिस द्वारा घेरे जाने की जानकारी लेखक को किसने दी थी? लाल के घर को पुलिस द्वारा घेरे जाने की जानकारी लेखक को किसने दी थी? लेखक की पत्नी ने दी। तो आपको 10-15 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो कैसे उत्तर लिखोगे? लाल के घर को पुलिस द्वारा घेरे जाने की जानकारी लेखक को उसकी पत्नी ने दी थी। खैर, किन अलंकारों के प्रति कवि देव का प्रबल आकर्षण दिखाई देता है? प्रबल आकर्षण तो वो आपका है अनुप्रास और यमक। तो उत्तर आप लिखिए किन की जगह आप क्या लिख दीजिए? अनुप्रास एवं यमक। अनुप्रास एवं यमक अलंकारों के प्रति कवि देव का प्रबल आकर्षण दिखाई देता है। गए देखो, आपके पाठ्यक्रम में शामिल सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता का क्या नाम है? आपके पाठ्यक्रम में शामिल सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता का क्या नाम है? तो कविता का क्या नाम है? संध्या के बाद, यानी सुमित्रा नंदन पंत की संध्या के बाद कविता पाठ्यक्रम में शामिल है। घ, कविता के अतिरिक्त गद्य की किस विधा में महादेवी वर्मा ने लिखा है? तो उसने लिखा है रेखा चित्र संस्मरण। ये आप लिखना, रेखा चित्र तो आपके ध्यान में ये नाम, और आगे लिख दो संस्मरण। रेखा चित्र संस्मरण। उसके बाद देखो अड़े, छोटे छोटे मोती जैसे पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? छोटे छोटे मोती जैसे, तो इसमें उपमा अलंकार है। की तरह या जैसे उपमा अलंकार है। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें पंक्ति का से क्या है? तो परिवार में 5 सदस्य हैं। परिवार में 5 सदस्य हैं, तो घर में 5 सदस्य हैं। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें का यही भावार्थ है। प्रश्न नंबर 10 देखो, पराया घर तो लगता ही है भाभी, अपनी भाभी भाई के कमरे में शाम को परायेपन का एहसास क्यों होता है? तो देखो, शाम के भाई की शादी हो जाती है, तो उसके बाद उसकी जो पत्नी है उसके कमरे को अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित रखती है, लेकिन श्याम का बिखरा हुआ रहता है। अब वो जो बाहर से आता है तो वो शंका महसूस करता है। आप अपनी पुस्तक में देख लीजिए। खैर, शरत की कुशाग्रता उनकी शरारतों में नित प्रति दिखाई देती थी। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। शरत की माँ भुवन मोहिनी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अंडे के छिलके एकांकी का पात्र श्याम अपनी माँ जमुना से किस बात को लेकर डरा हुआ था? अंडे खाने के नाम से वो डरा हुआ था कि माँ की भावना को ठेस न पहुँचे। 2-2 अंकों के ये चारों प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं। दोपहर का भोजन कहानी के आधार पर अमरकांत की कहानी कला की मुख्य विशेषता बताइए। अथवा महादेवी वर्मा ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाह कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 4 अंकों का ये आपका प्रश्न है। इसमें से आप दोनों में से कोई एक करोगे। दोपहर का भोजन में कला विशेषता बता सकते हैं, और महादेवी वर्मा ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बता सकते हैं। दूसरा एक है कबीर के दोनों पदों का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य उदाहरण सहित लिखिए। अथवा प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डालिए। तो आप पुस्तक के अंदर जाओगे, आप मिल जाएगा। बड़ा प्रश्न है ये, 4-4 अंकों का प्रश्न है, साहित्यिक प्रश्न है। अगला देखो 12 नंबर प्रश्न। अपठित गंध्यास को पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज्य करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल, आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्णकुटिया थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने पर भी महाराज जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे, वे इससे पढ़कर ही राज सरकार चलाते थे। मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक को सुबह से सायं तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं को पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते, और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी संसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते, इसलिए लोग उनको विदेह जनक कहते थे। क्या होगा? विदेह की राजधानी कहाँ थी? तो विदेह की राजधानी ये देखो, मिथिला विदेह की राजधानी थी। राजमहल के आसपास किन लोगों की कुटिया थी? राजमहल के आसपास किन लोगों की कुटिया थी? तो सन्यासियों की कुटिया थी। ये देखो, मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कई 1000 सन्यासियों की पर्णकुटिया थी। महाराज जनक को क्या शौक था? फकीरी का शौक था। ये देखो, महाराज जनक को फकीरी का शौक था। तीसरा हो गया। आगे देखो, महाराज जनक परमात्मा से अपना संबंध कैसा रखते हैं? मनुष्य परमात्मा के विनयशील सेवक हो। महाराज जनक राज्य चलाने के लिए क्या क्या करते थे? सुबह से सायं तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण उपाय करते। ये कार्य बहुत आसान सा है, 5 अंकों का है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर भी आपका ऐसा ही है। अपठित पद्यास को पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर भी स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है। धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीवन नहाकर फिर नूतन धारण करता है। काया रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। अब देखो कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा? तो कवि के अनुसार मृत्यु विश्राम स्थल है, इसलिए इसे घबराना नहीं चाहिए। मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति चलते चलते थक जाता है तो वो विश्राम करता है और विश्राम करने के बाद वो अपना सफ़र दोबारा शुरू करता है। ऐसे ही मृत्यु के बाद नए जीवन का सफ़र शुरू हो जाता है। कवि ने मृत्यु की तुलना किससे और क्यों की है? कवि ने मृत्यु की तुलना सरिता यानी नदी से की है। जिस प्रकार से एक थपका हुआ व्यक्ति नदी के अंदर जाकर उससे नहाकर तरोताज़ा हो जाता है, उसी प्रकार मृत्यु के अंदर नहाकर वो व्यक्ति एक नए जीवन की ओर बढ़ जाता है। मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीवन में क्या परिवर्तन आता है? मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीवन में यही परिवर्तन आता है कि वो अपना पुराना शरीर है, वो देह है, वो त्याग देता है और जीव नए शरीर को धारण कर लेता है। मृत्यु एक सरिता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मृत्यु एक सरिता, इसमें रूपक अलंकार है। देखो यहाँ पर अलंकारों का भी अच्छा प्रयोग पूछा गया है। रूपक आ गया है, उपमा अलंकार का प्रयोग पूछ लिया है, अनुप्रास का पूछ लिया है, यमक का पूछ लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। खंड से निम्नलिखित बिंदुओं में से किसी एक बिंदु पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं पर लिख दो। जल संरक्षण हमारे दायित्व पर लिख दो। बाल विवाह एक अभिशाप पर लिख दो। 21वीं सदी में महामारी का दौर। इनमें से कोई एक पर आप 300 शब्दों में निबंध तैयार करके लिख दो। बहुत ही अच्छे आपके ये टॉपिक हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? अपने आप को राकेश, जयपुर निवासी मानकर स्थानीय पुलिस अधिकारी को अपने मोहल्ले में हो रही चोरी व गुंडागर्दी को ध्यानाकर्षित करने के लिए एक पत्र लिखिए। तो जैसे मान लो आपके मोहल्ले में चोरियां हो रही, तो आप सेवा जो ऊपर एड्रेस डाल दिया कि अम्बा कॉलोनी जयपुर, तारीख डाल दी, उसके बाद डालोगे आप सेवा में श्रीमान थाना पुलिस अधिकारी महोदय जयपुर, विषय है चोरी और गुंडागर्दी की ओर ध्यान आकर्षित करना हेतु उपयुक्त विषय अंतर्गत आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले के अंदर चोरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गुंडागर्दी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप नियमित रूप से कार्रवाई करें, आप ढंग से कार्रवाई करें, या अथवा मैं अपने आप को नेहा राठौड़ शास्त्री नगर कोटा की निवासी मानते हुए जिलाधीश कोटा को शास्त्री नगर में परीक्षा के समय ध्वनि विस्तारकों पर रोक लगाने तो शिकायती पत्र रखना है। ध्वनि विस्तारक होता है लाउड स्पीकर वगैरह बजाना ना, तो परीक्षा के समय दिक्कत आ रही है तो आप कौन है नेहा राठौड़ लिखोगे। आपका एड्रेस शास्त्री नगर कोटा हो गया, किसको लिखोगे? जिलाधीश कोटा को ही आप लिखोगे। ध्वनि विस्तारकों पर रोक लगाने के लिए लाउड स्पीकर है, माइक्रोफोन्स है, टेप रिकॉर्डर है, जैसे मस्जिदों पर यहाँ पर बज रहे हैं, मंदिरों पर बज रहे हैं, विवाह शादियों में बज रहे हैं, भंडारों में बज रहे हैं, इन पर रोक लगाने के लिए। 16 नंबर देखो, नवोदय विद्यालय पुल हनुमानगढ़ की सांस्कृतिक समिति की होने वाली बैठक के लिए कार्यसूची बनाइए। कार्यसूची नाम का एक टॉपिक है जिसमें ऊपर सबसे पहले आपको लिखना है नवोदय विद्यालय पल्लू हनुमानगढ़, उसके बाद डिटेल लिखनी है क्या क्या कार्य होगा, कार्यसूची बनानी है, या फिर अथवा में आपको विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार करना है। किस पर करना है? वार्षिक उत्सव पर प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। तो ये प्रतिवेदन एक रिपोर्ट टाइप है, जैसे दूसरे दिन अखबार में आती है। खंड दे देखिए क्या है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सिमटा पंख सांझ की लाली, जा बैठी तरु अब शिखरों पर, ताम्र पल पीपल में शतमुख झरते, चंचल स्वर्णिम निजर, ज्योति स्तंभ सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, वृद्ध जीव है ओझल, केंचुला सा लगता चित कबरा गंगा जल में। तो ये जो आपका पद्य है वो संध्या के बाद से लिया गया। किससे लिया गया है? संध्या के बाद कविता से लिया गया है और इसको लिखने वाले हैं कवि सुमित्रानंदन पंत। लिखने वाले कौन है? कवि सुमित्रानंदन पंत। इसको लिखने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। इसके अथवा में इसकी भी आप व्याख्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक की व्याख्या आपको करनी है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा, छोटी छोट मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा, बादल को घिरते देखा। तो बादल को घिरते देखा कविता है
बादल को गिरते देखा कविता है और कवि का नाम है आपका नागार्जुन। कवि कौन है? नागार्जुन। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा से ली गई है। बाकी आप सप्रसंग व्याख्या कर ही दीजिएगा, 5 अंकों का है। फिर आगे देखो प्रश्न नंबर 18। सहसा ईदगाह नजर आई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है। तो ये आप गद्यांश पढ़िए, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये किस पाठ से ईदगाह का नाम आते आपको नज़र आ गया, ये किससे? ईदगाह से ही है, ईदगाह पाठ से लिया गया है। और ईदगाह पाठ किसके द्वारा लिखा हुआ है? महान कवि प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा लिखा हुआ है? प्रेमचंद के द्वारा लिखा, महान लेखक के कहेंगे अपने। और अथवा में एक और है, हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया पर सवाल फिर सवाल आकर खड़ा हो गया। तो ये टॉर्च बेचने वाले पाठ से हैं और लिखने वाले हरिशंकर परसाई। कौन है लिखने वाले? हरिशंकर परसाई है लिखने वाले, हरिशंकर परसाई लिखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत के साथ ये पेपर हल करवाया गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलो फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।